हेलो मेडिकोस, वेलकम टू रोबिस्को मेडिकल लाइब्रेरी। देखिए, आज के लेक्चर में जो टॉपिक अपन पढ़ने वाले हैं वो है केमिकल मीडिएटर्स ऑफ इन्फ्लेमेशन। अपन ने एक्यूट इन्फ्लेमेशन की बात कर ली है, जहाँ पे अपन ने दो तरीके के इवेंट्स देखे थे, एक तो वेस्कुलर इवेंट्स तो एक सेल्युलर इवेंट्स, और अपन ने उस पर बहुत से चेंजेस पढ़े थे। अब जितने भी वो चेंजेस हो रहे हैं वो किसी ना किसी केमिकल के इन्फ्लुएंस की वजह से हो पा रहे होंगे। कोई ना कोई केमिकल उन इवेंट्स को मीडिएट कर रहा होगा। तो आज के लेक्चर में अपन वही पढ़ेंगे। अब इस टॉपिक पे टोटल दो लेक्चर्स आने वाले हैं। एक लेक्चर आज का है और एक लेक्चर कल आएगा। उस पर आप देखिएगा कि केमिकल मीडिएटर्स ऑफ इन्फ्लेमेशन किस तरीके से पूरे के पूरे एक्यूट इन्फ्लेमेशन के अंदर रोल प्ले करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। जितने भी केमिकल मीडिएटर्स अपन पढ़ेंगे उन सबके कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज होगी, वो सारी कॉमन प्रॉपर्टीज अपन समझ लेते हैं। पहली बात तो ये जो केमिकल मीडिएटर्स है वो दो सोर्सेस से रिलीज हो सकते हैं। एक तो सेल्स से रिलीज हो सकते हैं, तो एक प्लाज्मा प्रोटीन से रिलीज हो सकते हैं। इन्हीं बिहाफ पे जो केमिकल मीडिएटर्स होंगे वो दो तरीके के होंगे, एक सेल डिराइव्ड केमिकल मीडिएटर्स होंगे तो एक प्लाज्मा डिराइव्ड केमिकल मीडिएटर्स होंगे। अब जितने भी केमिकल मीडिएटर्स होते हैं वो हमेशा किसी ना किसी स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में ही रिलीज किए जाते हैं, वरना रिलीज नहीं किए जाते। कोई ना कोई स्टिमुलाई होगा तभी आपके केमिकल मीडिएटर्स होंगे वो रिलीज होंगे। इसके अलावा ये जो केमिकल मीडिएटर्स होते हैं वो डिफरेंट टारगेट्स के ऊपर एक्ट करते हैं, और इनके जो जनरल स्पेक्ट्रम ऑफ एक्शन है, यानी कि जितने भी केमिकल मीडिएटर्स होंगे वो मोटा मोटा ये फंक्शंस परफॉर्म करेंगे। कौन कौन से? एक तो वेस्कुलर परमिएबिलिटी को इंक्रीज करेंगे। वेस्कुलर परमिएबिलिटी इंक्रीज करेंगे तो अपने को पता है कि एक्सिडेटिव एडेमा अपने को इसकी वजह से देखने को मिलेगा, क्योंकि एक्सिडेट का फॉर्मेशन होगा। इसके अलावा वेजोडाइलेशन ये करवाएंगे। वेजोडाइलेशन करवाते हैं तो अपने को पता है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो होता है वो बढ़ जाता है, और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर अगर बढ़ता है तो उसकी वजह से भी एडेमा देखने को मिलता है। इसके अलावा कीमोटैक्सिस का फंक्शन करवाएंगे, जहाँ पे जो सेल्स है उसका मूवमेंट होगा टूवर्ड्स द कीमो अट्रैक्टेंट। इसके अलावा फीवर, पेन और टिश्यू डैमेज, ये सारी कुछ जनरल एक्शन है जो कि सारे के सारे केमिकल मीडिएटर्स परफॉर्म करते हैं। इसके अलावा उनके रिलीज के बाद में केमिकल मीडिएटर्स के लाइफ स्पैन बहुत शॉर्ट होती है। पहली बात तो रिलीज ही कब होंगे? जब कोई स्टिमुलाई होगा, और जब रिलीज होंगे उसके बाद भी थोड़े टाइम के लिए रहेंगे, उसके बाद वो डिग्रेड हो जाते। तो ये कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज थी, जनरल प्रॉपर्टीज थी केमिकल मीडिएटर्स की। अभी अपन ने बोला था कि जो केमिकल मीडिएटर्स है उसके दो सोर्सेज हो सकते हैं, एक सेल्स हो सकती है तो एक अपन ने कहा था कि प्लाज्मा प्रोटीन्स हो सकते हैं। इसी बिहाफ पे अपन ने बोला कि जो केमिकल मीडिएटर्स होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक तो सेल डिराइव्ड मीडिएटर्स होते हैं तो एक प्लाज्मा प्रोटीन डिराइव्ड मीडिएटर्स होते हैं। अब देखिए, जो सेल डिराइव्ड मीडिएटर्स होते हैं उसमें टोटल 5 तरीके के केमिकल मीडिएटर्स आते हैं। एक तो वैसो एक्टिव अमाइंस, एक आते हैं एरिकेडोनिक एसिड मेटाबोलाइट्स जिसे अपन इकोसाइनोइड्स भी कहते हैं, एक आते हैं साइटोकाइंस, इसके अलावा प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर और फ्री रेडिकल्स। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अपने लिए जो इंपॉर्टेंट है एक वो है, एक तो एरिकेडोनिक एसिड मेटाबोलाइट्स, एक है साइटोकाइंस, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है साइटोकाइंस तो, और इसके अलावा फ्री रेडिकल्स जिसके बारे में अपन ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर में भी बात कर चुके हैं और लास्ट लेक्चर में भी बात कर चुके हैं, और यहाँ पे भी अपन बात करेंगे। इसके बाद आता है प्लाज्मा प्रोटीन डिराइव्ड मीडिएटर्स जो है, इसके बारे में अपन नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। सेल डिराइव्ड मीडिएटर्स आज के लेक्चर में अपन पढ़ेंगे। जो प्लाज्मा प्रोटीन डिराइव्ड मीडिएटर्स है उसमें टोटल 4 सिस्टम्स आते हैं। एक तो काइनिन सिस्टम आता है, एक क्लॉटिंग सिस्टम आता है, यानी कि जो कोएगुलेशन पाथवे होता है, इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक पाथवे, वो आते हैं। एक फिब्रिनोलिटिक सिस्टम आता है और एक कॉम्प्लीमेंट सिस्टम आता है, जिसमें फर्दर 3 तरीके के पाथवेज होते हैं, वो अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो टोटल 4 तरीके के सिस्टम जो है वो प्लाज्मा प्रोटीन डिराइव्ड मीडिएटर्स आते हैं, और चारों के चारों ही एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और अपन चारों ही पढ़ेंगे। चलिए, अब एक ये फ्लो चार्ट आप देख लीजिए, एक डायग्राम जो दे रखा है वो आप समझिए कि जो सेल डिराइव्ड केमिकल मीडिएटर्स है वो कहाँ कहाँ से रिलीज हो सकते हैं। तो उनके सोर्सेज मास्ट सेल्स हो सकती है, बेसोफिल्स हो सकती है, प्लेटलेट्स हो सकती है। तो ये कौन सा केमिकल रिलीज करते हैं? तो हिस्टामिन को रिलीज करते हो। हिस्टामिन क्या करते हैं? परमिएबिलिटी को इंक्रीज करते हैं, ये याद रखना। इसके अलावा प्लेटलेट्स जो होते हैं वो सेरोटोनिन का रिलीज करते हैं और वो भी परमिएबिलिटी को इंक्रीज करता है। और कुछ इन्फ्लेमेटरी सेल्स जैसे कि न्यूट्रोफिल्स हो गए, जैसे कि न्यूट्रोफिल्स वगैरह हो गए एक्यूट इन्फ्लेमेशन के केस में, तो ये जो केमिकल मीडिएटर्स रिलीज करते हैं उसमें एक तो प्रोस्टाग्लैंडिन्स आते हैं, एक ल्यूकोट्रिन्स आते हैं जिसे शॉर्ट में अपन एलटी लिखेंगे। इसके अलावा लाइसोसोमल एंजाइम्स हो गए, प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर्स हो गए, साइटोकाइंस हो गए, नाइट्रिक ऑक्साइड और ऑक्सीजन मेटाबोलाइट्स हो गए। अब इनके फंक्शन क्या है? तो प्रोस्टाग्लैंडिन्स वेसोडाइलेशन करवाते हैं। ये अपन ने जब एक्यूट इन्फ्लेमेशन का फर्स्ट लेक्चर देखा था तब भी मैंने बोला था कि वेसोडाइलेशन जो है वो प्रोस्टाग्लैंडिन्स करवाते हैं। ल्यूकोट्रिन्स जो होते हैं वो भी परमिएबिलिटी इंक्रीज करते हैं। लाइसोसोमल एंजाइम्स टिश्यू डैमेज करेंगे,
प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर परमिबिलिटी बढ़ाएंगे, साइटोकाइंस फीवर के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, और ऑक्सीजन मेटाबोलाइट्स और नाइट्रिक ऑक्साइड जो वो फ्री रेडिकल्स होते हैं, तो वो ऑब्वियस बात है टिश्यू डैमेज करेंगे। एकदम रटने की जरूरत नहीं है इन चीज़ों को, आप जैसे जैसे पढ़ेंगे आपको चीज़ें वैसे ही समझ आ जाएगी। एक ओवरव्यू दिया है मैंने। अब ये जो प्लाज्मा प्रोटीन डिराइव्ड जो मीडिएटर्स होते हैं वो मैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ये डायग्राम आपको फिर दिखाऊंगा, और तब मैं आपको ये ना जो तीनों और चारों लिखे हुए हैं वो मैं आपको बताऊंगा। अभी के लिए अपन सेल डिराइव्ड मीडिएटर्स स्टार्ट करते हैं। चलिए, सेल डिराइव्ड मीडिएटर्स में जो सबसे पहला केमिकल मीडिएटर अपन पढ़ रहे हैं वो है एरिकेडोनिक एसिड मेटाबोलाइट्स। अब ये जो एसिड मेटाबोलाइट्स होते हैं इन्हें इकोसेनॉइड्स भी कहा जाता है, एंड दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट मीडिएटर्स ऑफ द इन्फ्लेमेशन। कि आपके एक्यूट इन्फ्लेमेशन के सबसे पोटेंट मीडिएटर्स जो है वो एरिकेडोनिक एसिड मेटाबोलाइट्स होते हैं। अब सवाल उठता है कि एरिकेडोनिक एसिड मेटाबोलाइट्स, नाम से ही पता चल रहा है कि एरिकेडोनिक एसिड से डिराइव करे गए होंगे। तो एरिकेडोनिक एसिड होता क्या है? जो एरिकेडोनिक एसिड होता है वो एक तरीके का फैटी एसिड होता है, और इसके अंदर टोटल 20 कार्बन प्रेजेंट होते हैं। किसके अंदर? एरिकेडोनिक एसिड के अंदर टोटल 20 कार्बन एटम्स प्रेजेंट होंगे, और ये एक तरीके का फैटी एसिड होता है, और इसका एक और नाम होता है जिसे अपन कहते हैं इकोसा टेट्राइनोइक एसिड। ठीक है। अब अगर फैटी एसिड है मतलब जो सेल मेम्ब्रेन है वो फॉस्फोलिपिड की बनी है, तो फॉस्फोलिपिड की बनी है मतलब वो भी एक तरीके का क्या है? फैटी है। तो ये जो आपके एरिकेडोनिक एसिड होता है वो सेल मेम्ब्रेन का कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, और जब सेल मेम्ब्रेन के ऊपर फॉस्फोलाइपेजेस एक्ट करेंगे तो सेल मेम्ब्रेन का डिग्रेडेशन होगा और एरिकेडोनिक एसिड जो है वो रिलीज हो गया, यानी कि सेल मेम्ब्रेन से एरिकेडोनिक एसिड जो है वो रिलीज हो गया। अब अपने को बनाना क्या है? अपने को इसके मेटाबोलाइट्स बनाने। इसके मेटाबोलाइट्स जो है वो दो पाथवेज से बन सकते हैं। दोनों ही पाथवेज बहुत इंपॉर्टेंट है कि एरिकेडोनिक एसिड जो है वो दो पाथवेज से एक्टिव मेटाबोलाइट्स के अंदर कन्वर्ट होता है, जिन्हें अपन एरिकेडोनिक एसिड मेटाबोलाइट्स कहते हैं या इकोसेनोइड्स कहते हैं। अब ये जो दो पाथवेज है वो दो पाथवेज कौन कौन से हैं? एक तो साइक्लोऑक्सीजनेस पाथवे है, एक है लाइपो ऑक्सीजनेस पाथवे। अब जो साइक्लो ऑक्सीजनेस पाथवे है इससे आपके कौन से मेटाबोलाइट्स बनेंगे? एक तो प्रोस्टाग्लैंडिन बनेंगे, एक थ्रोम्बोजन A2 बनेगा, एक प्रोस्टासाइक्लिन बनेगा, और एक रिजोल्विन बनेगा। और जो लाइपो ऑक्सीजनेस पाथवे है उससे तीन आपके मेटाबोलाइट्स बनेंगे। एक तो 5-HETE बनेगा, ये अपन समझेंगे क्या है। इसके अलावा ल्यूकोट्रिन्स बनेगा, इसे अपन शॉर्ट में LT लिखेंगे, और एक लाइपोक्सिन्स बनेंगे। अब देखिए, ये जो साइक्लो ऑक्सीजनेस पाथवे है वो अपन पढ़ते हैं, और इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बेसिक आइडिया दे देता हूँ कि साइक्लो ऑक्सीजनेस जो होता है वो एक एंजाइम होता है। वो क्या है? एक तरीके का एंजाइम होता है। इसके बारे में आप वैसे जब फार्मा पढ़ेंगे, फार्मा के अंदर ऑटोकाइड्स का चैप्टर आएगा, वहाँ पे भी आप पढ़ेंगे। जब अपन जहाँ पे आप प्रोस्टाग्लैंडिन्स वगैरह की बात करेंगे वहाँ पे आप समझ जाएंगे। अब ये जो साइक्लो ऑक्सीजनेस एंजाइम होता है इसकी दो फॉर्म होती है, एक तो COX-1 यानी कि साइक्लो ऑक्सीजनेस 1, और एक COX-2 यानी कि साइक्लो ऑक्सीजनेस 2। यही अपन अभी पढ़ने वाले हैं कि साइक्लो ऑक्सीजनेस पाथवे से अपन कह रहे हैं कि प्रोस्टाग्लैंडिन या इससे रिलेटेड जो कंपाउंड्स है वो बनते हैं, जिन्हें अपन ऑटोकाइड्स कहते हैं। अभी मैंने बोला या आप फार्मा के अंदर बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। और ये जो होते हैं वो ऑटोक्राइन या पैराक्राइन इन नेचर होते हैं। मतलब क्या है? देखिए, तीन चीज़ें होती है। एक ऑटोक्राइन एजेंट्स होते हैं या ऑटोक्राइन इन नेचर होता है, एक पैराक्राइन इन नेचर होता है, और एक एंडोक्राइन इन नेचर होता है। ऑटोक्राइन का मतलब होता है कि जिस ऑर्गन ने इस मीडिएटर को बनाया वो मीडिएटर उसी ऑर्गन के ऊपर एक्ट कर दे। लेकिन पैराक्राइन वाला क्या होगा कि भाई जिस ऑर्गन ने बनाया उसके पास वाला जो ऑर्गन है या पास वाला जो टिश्यू है उसके ऊपर ये एक्ट करेगा, पास वाली सेल या पास वाले टिश्यू के ऊपर एक्ट करेगा। एंडोक्राइन इन एक्शन का मतलब क्या होता है कि भाई ऑर्गन ने बना दिया, अब बनाने के बाद में उसे क्या कर दिया? ब्लड के अंदर रिलीज कर दिया, और ब्लड जो है वो उसे किसी डिस्टिंक्ट ऑर्गन तक लेके जा रहा है और वहां पे ये केमिकल मीडिएटर्स एक्ट कर रहे हैं, तो उसे एंडोक्राइन इन एक्शन कहा जाता है। तो प्रोस्टाग्लैंडिन जो होते हैं वो या तो ऑटोक्राइन इन नेचर होते हैं या फिर पैराक्राइन इन नेचर होते हैं, यानी कि जिस ऑर्गन ने बनाया या तो उसके ऊपर एक्ट करेंगे, या फिर जिस ऑर्गन ने बनाया या जिस टिश्यू ने बनाया उसके पास वाले टिश्यू के ऊपर ये एक्ट करेंगे। अब प्रोस्टाग्लैंडिन के बहुत से फॉर्म्स हो सकते हैं, जैसे कि आपके प्रोस्टाग्लैंडिन D1, प्रोस्टाग्लैंडिन E2, प्रोस्टाग्लैंडिन F2। अब ये फॉर्म्स कैसे बनते हैं वो अभी अपन समझेंगे। पहले आप ये देखिए कि जो आपके एरिकेडोनिक एसिड निकला है
वो साइक्लोऑक्सीजनेज एंजाइम के प्रेजेंट में, यानी कि आपके कॉक्स 1 और कॉक्स 2 के प्रेजेंस के अंदर क्या बना रहा है, पहले बनाता है प्रोस्टाग्लैंडिन एंडो पेरोक्साइड, जिसे अपन पीजीजी2 कहते हैं। याद रखना है कि पीजीजी2 का मतलब है प्रोस्टाग्लैंडिन एंडो पेरोक्साइड। अब ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन एंडो पेरोक्साइड होता है वो ट्रांसफॉर्म होता है पीजीएच2 के अंदर, यानी कि प्रोस्टाग्लैंडिन के H2 फॉर्म के अंदर यह ट्रांसफॉर्म होगा। और जब इस H2 फॉर्म से एक फ्री रेडिकल अगर ऑक्सीजन का आके रिएक्ट करेगा तो आपके बहुत से मीडिएटर्स बन सकते हैं। कौन कौन से मीडिएटर्स अब इस पीजीएच2 से बन सकते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन H2 से बन सकते हैं, वो अपने को समझना है। एक तो थ्रोम्बोजन E2 एंड B2 बन सकते हैं, एक प्रोस्टासाइक्लिन बन सकते हैं जो कि क्या है, प्रोस्टाग्लैंडिन I2 का ही एक और नाम है। एक प्रोस्टाग्लैंडिन F1 अल्फा बन सकता है। इसके अलावा प्रोस्टाग्लैंडिन की बाकी फॉर्म जैसे कि प्रोस्टाग्लैंडिन D2 हो गए, प्रोस्टाग्लैंडिन E2 हो गया, ये बन सकते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन F2 अल्फा बन सकते हैं। ऊपर ये क्या बना था, F1 अल्फा बना था, यहाँ पे F2 अल्फा बनेगा। और एक रिजॉल्विन बन सकता है। अब देखिए इन सब के एक्शंस आपको पता होने चाहिए कि देखिए थ्रोम्बोजन E2 और जो B2 है, एक तो वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करवाता है। जब अपन ने हीमोडायनामिक चेंजेस पढ़ा था उसमें अपन ने स्टेप नंबर 1 ही ये बोला था कि आर्ट्रियोल्स का वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है सबसे पहला स्टेप। तो वो कौन करवा रहा होगा, थ्रोम्बोजन E2 एंड B2 जैसे जो मीडिएटर्स है वो करवा रहे होंगे। इसके अलावा ये ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन भी करवाते हैं और प्लेटलेट एग्रीगेशन का भी फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो वहीं जो प्रोस्टासाइक्लिन यानी कि PgI2 और PgF1 अल्फा जो है वो आपके थ्रोम्बोजन E2 और B2 के बिल्कुल अपोजिट फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। कि एक तो ये वैसो डायलेशन करवाएंगे, अपने ने जो सेकंड स्टेप बोला था हीमोडायनामिक चेंजेस का, वहां पे अपन ने कहा था कि पहले तो आर्ट्रियल्स का क्या होता है, कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, फिर आपके ब्लड वेसल्स का, उसमें भी मेनली आर्ट्रियल्स का वैसो डायलेशन होता है। और वैसो डायलेशन होता है उसकी वजह से ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाती है। तो वो कौन करवा रहा होगा, प्रोस्टासाइक्लिन और आपके प्रोस्टाग्लैंडिन F1 अल्फा करवा रहे होंगे। इसके अलावा ये ब्रोंकोडाइलेटर्स भी होते हैं और एंटी एग्रीगेटर भी होते हैं, यानी कि प्लेटलेट एग्रीगेशन को अपोज करते हैं। इसके अलावा अब आते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन के D2 और E2 फॉर्म पे। तो ये भी आपके वेसोडाइलेशन करवाएंगे, इसके अलावा ब्रोंकोडाइलेशन करवाएंगे और साथ में परमिबिलिटी को इंक्रीज करते हैं। परमिबिलिटी इंक्रीज होता है तो उससे अपने को पता है क्या होगा, एक्सुडेट का फॉर्मेशन होता है और उसकी वजह से एक्सुडेटिव इन्फ्लेमेटरी इडिमा होता है। ये सब अपन लास्ट लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं आपको फटाफट बता रहा हूँ। इसके अलावा अपन बात कर रहे हैं प्रोस्टाग्लैंडिन F2 अल्फा जो होता है वो क्या करवाएगा, वेसोडाइलेशन और ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन करवा सकता है। और एक आता है रिजॉल्विन। अब ये जो रिजॉल्विन होता है ना वो क्या करता है, प्रो इन्फ्लामेटरी साइटोकाइंस का इनिबिटर होता है। प्रो इन्फ्लामेटरी साइटोकाइंस का मतलब होता है कि जो साइटोकाइंस इन्फ्लेमेशन को फेवर कर रहे हैं उनको इनिबिट करने का काम जो है वो रिजॉल्विन करता है। ठीक है, ये समझ आया। अब इनको याद कैसे रखेंगे, देखो आपको नाम नाम याद रखने हैं। ये जो नाम दिए गए हैं आप उनको इसी फॉर्म के अंदर याद करिएगा कि पहले अपन ने यहाँ पे जब पढ़ा था तो थ्रोम्बोजन E2 और B2 ही पढ़ा। तो ये क्या है, वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन और प्लेटलेट एग्रीगेशन है। फिर सामने अपन ने क्या लिखा है, प्रोस्टासाइक्लिन। तो जो यहाँ पे लिखा है उसका बिल्कुल अपोजिट लिख दो कि भाई यहाँ वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन है, यहाँ वेसो डायलेटर, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन, ब्रोंको डायलेटर, प्लेटलेट का एग्रीगेशन करवाते हैं, यहाँ पे नहीं होने देंगे। अब नीचे आ जाओ, नीचे एक प्रोस्टाग्लैंडिन का D2 और E2 फॉर्म है, ऊपर जो लिखा था सेम टू सेम यहाँ चिपका दो। एक तो वैसो डायलेटर होंगे, ब्रोंको डायलेटर होंगे, एक्स्ट्रा के अंदर परमिबिलिटी बढ़ा दो। फिर PgF2 अल्फा के अंदर देखो तो इसके सामने वैसो डायलेटर का वैसो डायलेटर रख दो, लेकिन नीचे वाली जो चीज़ है वो आप चेंज कर दो कि ब्रोंको डायलेटर से ब्रोंको कॉन्स्ट्रक्टर कर दो और रिजॉल्विन जो है वो इनिबिटर है। इतना आपको समझ आया। याद रखने का तरीका बताया कि एक इसको याद रख लो, इसका अपोजिट कर लो, फिर इसी को नीचे चिपका दो, फिर इसमें एक तो वैसा का वैसा रख दो और एक को आप अपोजिट कर दो। ओके। इसके अलावा अब अपन कह रहे हैं कि जो प्रोस्टाग्लैंडिन होते हैं वो मेजर एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स के जैसे भी आपके यूज में लिए जा सकते हैं, जो कि आपके साइक्लो ऑक्सीजनेस को क्या करेंगे, इनिबिट करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे एनसेड्स जो कि नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स होते हैं। बहुत डिटेल में आप फार्मा में पढ़ेंगे ये चीज़ें ऑटोकॉइड्स के चैप्टर के अंदर कि मेजर इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स जो कि साइक्लोऑक्सीजनेस को यानी कि आपके प्रोस्टाग्लैंडिन के फॉर्मेशन को इनिबिट करेंगे। इसमें कौन से ड्रग्स आ रहे हैं, एनसेड्स आते हैं। ठीक है, तो ये तो अपन ने बात करी साइक्लोऑक्सीजनेस पाथवे की। नेक्स्ट अपन अब बात कर रहे हैं लाइपोऑक्सीजनेस पाथवे की। देखिए लाइपोऑक्सीजनेस पाथवे जो है उसमें एंजाइम कौन सा आएगा, लाइपोऑक्सीजनेस आ जाएगा। कोई इसमें ऐसी बात तो है नहीं कि आपके जो एक्टिवेटेड एरिकेडोनिक एसिड होगा वो लाइपोऑक्सीजनेस के प्रेजेंस में क्या बनाएगा, हाइड्रोपरॉक्सी इकोसा टेट्राइनोइक एसिड बनाएगा। शॉर्ट में HPAT कह दो, HPET। आप ये शॉर्ट फॉर्म ही याद रख लो, फुल फॉर्म पूरी याद मत रखो भली। अब ये जो लाइपोऑक्सीजनेस होता है वो मेनली प्रेजेंट कहाँ होता है, न्यूट्रोफिल्स में। और एक्यूट इन्फ्लेमेशन की मेजर सेल्स कौन सी होती है, न्यूट्रोफिल्स ही होती है, अपने को पता है। तो लाइपोऑक्सीजनेस जो कि न्यूट्रोफिल्स में प्रेजेंट है
तो लाइपोऑक्सीजनेस के प्रेजेंस में एरिकेडोनिक एसिड क्या बना रहा है, हाइड्रो पेरोक्सी इकोसा टेट्राएनोइक एसिड बना रहा है, जो कि क्या है, एक लिपिड की ही एक फॉर्म में एक तरीके से। अब अपन कह रहे हैं कि क्या होता है लिपिड पेरोक्सीडेशन, अपन फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं। तो अब क्या होगा, इसका पेरोक्सीडेशन हो जाएगा, और पेरोक्सीडेशन होके इसकी 3 फॉर्म्स बन सकती है। एक तो अपन कह रहे हैं 5-HETE, यानी कि अपन कह रहे हैं 5 हाइड्रो इकोसा टेट्राइनोइक एसिड की बात करेंगे। इसके अलावा अपन बात करेंगे LTA4, यानी कि आपके ल्यूकोट्रिन की जो फॉर्म है उसकी बात कर रहे हैं, ल्यूकोट्रिन की E4 फॉर्म। और इसके अलावा लाइपोक्सिन्स की बात करेंगे। जो आपके 5 हेटे है या 5-HETE जो है वो कीमोटैक्टिक होता है, यानी कि कीमोटैक्सिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। जो LTA4 फॉर्म है, यानी कि ल्यूकोट्रिन की जो A4 फॉर्म है, वो आपके एक तो ल्यूकोट्रिन की B4 फॉर्म में कन्वर्ट होता है और एक ल्यूकोट्रिन के C4 फॉर्म में कन्वर्ट होता है। ल्यूकोट्रिन के C4 फॉर्म से D4 फॉर्म बनती है और D4 से E4 फॉर्म बनती है। जो B4 फॉर्म होता है वो आपकी कीमोटैक्सिस करवाता है, यानी कि कीमोटैक्टिक होता है, और साथ में सेल एडेशन का भी ये फंक्शन परफॉर्म करता है। और ये वाली जो फॉर्म्स होती है वो वैसो कंस्ट्रक्शन करवाएगी, इसके अलावा ब्रोंको कंस्ट्रक्शन करवाती है और परमिएबिलिटी इंक्रीज करेंगे। वैसो कंस्ट्रक्शन हीमोडायनामिक चेंजेस का पहला स्टेप होता है, परमिएबिलिटी इंक्रीज होती है तो अपने को पता है एक्सुडेट बनता है, जिसकी वजह से एक्सुडेटिव इन्फ्लेमेटरी एडिमा होगा। और जो लाइपोक्सिन्स होते हैं वो क्या होते हैं, वैसो डायलेटर्स होते हैं, ये भी अपन बात कर चुके हैं। चलिए अब अपन बात कर रहे हैं, ये तो अपन ने बात करी लाइपोऑक्सीजनेस पाथवे की। अब अपन पढ़ेंगे यहाँ पे साइटोकाइंस के बारे में। अपन ने पहले ही बोला था कि जो सेल डिराइव्ड मीडिएटर्स है उसमें अपन एक तो पढ़ेंगे एरिकेडोनिक एसिडिक मेटाबोलाइट्स, जिसकी अपन बात कर चुके हैं। एक अपन बात करेंगे साइटोकाइंस की, और इसके अलावा अपन बात करेंगे फ्री रेडिकल्स की। तो अब अपन बात कर रहे हैं सेकेंड सेल डिराइव्ड जो सेल मीडिएटर है, यानी कि साइटोकाइंस की बात कर रहे हैं। अब साइटोकाइंस या कीमोकाइंस की अगर अपन बात करें तो देखिए, जो एक्टिवेटेड लिम्फोसाइट्स होती है ना, उन्हें अपन लिम्फोकाइंस कहते हैं, और जो एक्टिवेटेड मोनोसाइट्स होती है उन्हें मोनोकाइंस कहा जाता है। और ये जो एक्टिवेटेड लिम्फोसाइट्स या मोनोसाइट्स होती है वो कुछ पॉलीपेप्टाइड सब्सटेंसेस, यानी कि कुछ प्रोटीनेशियस सब्सटेंसेस को रिलीज करती है, जिसे अपन साइटोकाइंस कहते हैं। अब ये जो साइटोकाइंस है वो या तो खुद की सेल के ऊपर एक्ट कर सकते हैं, मतलब क्या है कि ऑटोक्राइन नेचर के हो सकते हैं, या दूसरी सेल्स के ऊपर एक्ट कर सकते हैं। उसमें भी अगर नियर बाय सेल के ऊपर एक्ट कर रहे हैं मतलब क्या है कि पैराक्राइन इन एक्शन है, और डिस्टेंट सेल के ऊपर एक्ट कर रहे हैं मतलब एंडोक्राइन इन एक्शन है। ठीक है, और अभी तक जितने भी साइटोकाइंस अपन देखेंगे डिस्कवर हुए हैं उनका नंबर कितना है, 200 है, यानी कि लगभग 200 के करीब साइटोकाइंस अभी तक डिस्कवर हो चुके हैं। अब जितने भी साइटोकाइंस है उनको टोटल 4 फैमिलीज में डिवाइड किया गया है। एक तो इंटरल्यूकिन, आपने सुना होगा जरूर से। एक अपन कह रहे हैं ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर TNF। इसके अलावा इंटरफेरोन, ये भी आपने सुना होगा। और एक आता है कीमोकाइंस। अब देखिए एक टेबल दे रखी है, इसके अंदर बहुत सारे नाम दे रखे हैं, सारे नहीं पढ़ने हैं। जिस पे बॉक्सेस बना रखे हैं आपको सिर्फ वही याद रखने हैं, उसमें भी सारी चीजें याद नहीं रखनी। एक तो इंटरल्यूकिन 1, एक इंटरल्यूकिन 12, इसके अलावा ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा और इंटरफेरोन गामा आपको याद रखना है। इंटरल्यूकिन 1 जो होता है वो सारी सेल्स के ऊपर एक्ट करता है, और मेन फंक्शन क्या है, तो एक तो ये एडेशन मॉलिक्यूल का एक्सप्रेशन करेगा, यानी कि जो आपके सेल एडेशन मॉलिक्यूल्स के अपन ने बात करी थी वही चीज है। वो एक्शन कौन कर रहा है, आपके एक तो इंटरल्यूकिन 1 कर रहा है। इसके अलावा न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेजेस का एमिग्रेशन ये करवाता है, फीवर और शॉक के अंदर ये रोल प्ले करता है, और साथ में एक्यूट फेज प्रोटीन, ये अपन डिटेल में पढ़ेंगे बाद में आने वाले लेक्चर्स में। तो एक्यूट फेज प्रोटीन के हेपेटिक प्रोडक्शन के लिए भी इंटरल्यूकिन 1 रिस्पॉन्सिबल होता है। जितने याद रहे अच्छी बात है, बस नाम पता होना चाहिए। इसके अलावा इंटरल्यूकिन 12 जो होता है वो एक्ट कहाँ पे करता है, तो टी सेल और नेचुरल किलर सेल्स के ऊपर एक्ट करते हैं। अब ये कर क्या रहे, एक तो अपन कह रहे हैं कि टी हेल्पर सेल्स और किलर सेल्स, यानी कि आपके जो साइटोटॉक्सिक सेल्स होती है उनके फॉर्मेशन को ये इंड्यूस करते हैं, उनका फॉर्मेशन ये करवाएंगे। इसके अलावा साइटोलिटिक एक्टिविटी को ये प्रमोट करते हैं। इसके अलावा ये इंटरफेरोन गामा के प्रोडक्शन को तो बढ़ाते हैं, और इंटरल्यूकिन 17 के प्रोडक्शन को कम करते हैं। कौन, इंटरल्यूकिन 12 जो होता है। इसके अलावा जो TNF अल्फा है वो क्या कराएगा, वो भी आपके एक्यूट फेज प्रोटीन के हेपेटिक प्रोडक्शन को प्रमोट करेगा, साथ में फीवर, शॉक और एनोरेक्सिया वगैरह के अंदर इन्वॉल्व होगा। और ये भी आपके एडेशन मॉलिक्यूल्स का एक्सप्रेशन करवाएगा, यानी कि सेल एडेशन मॉलिक्यूल्स के अंदर इन्वॉल्व होगा। ल्यूकोसाइट साइटोटॉक्सिसिटी को एनहेंस करेगा, इंक्रीज करेगा, और प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस के प्रोडक्शन को ये क्या करेगा, इंड्यूस करेगा। इसके बाद आता है इंटरफेरोन गामा, वो भी सारी की सारी सेल्स के ऊपर एक्ट करेंगे। एक तो ये मैक्रोफेजेस और नेचुरल किलर सेल्स का एक्टिवेशन करते हैं, साथ में इसका जो है ना इम्यूनोग्लोबुलिन्स का जो सिंथेसिस होता है बी सेल से, यानी कि जो एंटीबॉडी प्रोडक्शन होता है उससे ये प्रमोट करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं, और साथ में टी हेल्पर सेल्स के डिफरेंशिएशन के अंदर हेल्प करते हैं इंटरफेरोन
इंटरफेरॉन गामा। अब ये इतनी सारी चीज़ें आपको जितनी याद रहे अच्छी बात है, मेन जो आपको थ्योरी याद रखनी थी साइटोकाइंस की वो मैंने ऊपर बता दी। चलिए नेक्स्ट अपन अब बात करने वाले हैं फ्री रेडिकल्स की। अपन ने फ्री रेडिकल्स फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था, अपन ने फ्री रेडिकल्स लास्ट लेक्चर में फैगोसाइटोसिस के लेक्चर में भी पढ़ा है, और अपन फ्री रेडिकल्स फिर से यहाँ पढ़ रहे। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि फ्री रेडिकल्स में दो फ्री रेडिकल्स मेनली अपन पढ़ेंगे, एक तो ऑक्सीजन इंटरमीडिएट यानी कि रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज अपन पढ़ने वाले हैं, और एक नाइट्रिक ऑक्साइड पढ़ने वाले। ऑक्सीजन फ्री रेडिकल अपन कई बार पढ़ चुके हैं कि ऑक्सीजन डिराइव्ड इंटरमीडिएट या रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज या ऑक्सीजन फ्री रेडिकल जो होते हैं वो मेनली तीन तरीके के होते हैं। कौन कौन से? एक तो सुपर ऑक्साइड ऑक्सीजन होता है, एक हाइड्रोजन पर ऑक्साइड होता है, और एक हाइड्रोक्सिल रेडिकल होता है। उसमें से हाइड्रोक्सिल रेडिकल जो होता है वो मोस्ट रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज होती है, ये भी अपन ने बात कर ली थी। अब ये रिलीज कहाँ से हो रहे हैं? तो ये एक्टिवेटेड न्यूट्रोफिल और मैक्रोफेजेस से रिलीज हो रहे हैं, जो इन्फ्लेमेटरी सेल्स है और जो आपके फैगोसाइटिक सेल्स है उन्हीं से रिलीज हो रहे हैं। अब ये करेंगे क्या? तो भाई ये आपके एंडोथेलियल सेल्स को डैमेज कर देंगे। अब एंडोथेलियल सेल्स को डैमेज कर देंगे तो क्या होगा? वेस्कुलर परमिबिलिटी बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा? एक्सुडेट का फॉर्मेशन होगा, जिसकी वजह से एक्सुडेटिव इन्फ्लेमेटरी एडेमा देखने को मिलेगा। बार बार अपन एक ही बात बोल रहे हैं, वही चीज़ है। इसके अलावा ये क्या करेंगे? प्रोटीएस का एक्टिवेशन करते हैं और एंटी प्रोटीएस का इनएक्टिवेशन करते हैं। कुल मिला के यहाँ पे क्या होगा? प्रोटियोलिसिस का एक्टिविटी होगा, और प्रोटियोलिसिस अगर होगा तो ऑब्वियस बात है कि टिश्यू मैट्रिक्स वो डैमेज हो जाएगी, क्योंकि वो मेनली प्रोटीन्स की बनी होती है, और बाकी दूसरे सेल्स को भी ये डैमेज कर सकते हैं। फ्री रेडिकल मीडिएटेड सेल इंजरी अपन ने वैसे फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है। अब चलिए नेक्स्ट अपन अब बात कर रहे हैं नाइट्रिक ऑक्साइड की। नाइट्रिक ऑक्साइड बनता कैसे? तो अपने को पता है कि नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेस नाम का एक एंजाइम होता है, उससे ये बनता है। कैसे बनता है? तो अपन कह रहे हैं कि एक्टिवेटेड मैक्रोफेजेस जो होते हैं उनके अंदर क्या होगा कि आर्जिनिन का जब ऑक्सीडेशन होता है तो वो ऑक्सीडेशन आपके नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेस के प्रेजेंस में होता है, और आर्जिनिन से आपके नाइट्रिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो जाता है। और ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड होता है फिर करता क्या है? वैसोडाइलेशन करवाएगा, साथ में एंटी प्लेटलेट एक्टिवेटिंग एजेंट होता है, और साथ में माइक्रोसोडल एक्शन यानी कि माइक्रोबियल किलिंग एक्शन भी ये परफॉर्म करता है। सो गाइस दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। इफ यू फाउंड दिस लेक्चर यूजफुल एंड हेल्पफुल देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।